नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बीच बहस में आज खास चर्चा करेंगे देश में होने वाली जनगणना को लेकर। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि देश में सितंबर महीने से जनगणना होने वाली है, लेकिन इसको लेकर क्योंकि लगातार विरोध भी देखने को मिला, इसका समर्थन भी देखने को मिला, जहां जातिगत जनगणना पर भी क्या अब फोकस हो सकता है ये भी चर्चाओं में है। कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से पक्ष और विपक्ष में हमने तकरार देखी है, अगर हम बात करें जातिगत जनगणना की, तो जहां एक और विपक्ष पुरजोर तरीके से इसकी मांग भी लगातार उठा रहा था कि क्या वाकई जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसका ये कहकर विरोध करती नजर आई कि जाति के नाम पर देश को बांटने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जा रही है। ये तमाम सवाल है कि आखिर जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी, जनगणना कराने से क्या हासिल होगा, क्या जातिगत जनगणना कराने से अब बाद में इसका क्या लाभ मिलने वाला है, किस पार्टी को इससे कितना लाभ मिलेगा, तमाम सवाल इन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। अनिल बुलचंदानी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच मौजूद है। अनिल जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक राधेश्याम अग्रवाल जी हमारे बीच मौजूद है। राधेश्याम अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक जोगेश कुमार सिंह जी हमारे बीच मौजूद है। जोगेश जी, बहुत स्वागत है। इसी के साथ मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे अनिल जी, सीधा आपके पास आते हुए, कहीं ना कहीं जनगणना को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है कि सितंबर में अब जनगणना हो सकता है कि इसकी शुरुआत हो, 2 साल लग जाएंगे इसको कराने में, और उसके बाद 2 साल बाद इसके आंकड़े जो हैं वो सामने आएंगे। 2011 के बाद से जनगणना कराई जानी थी 21 में, लेकिन कोविड की वजह से टाला गया और अब ये चर्चाएं तेज है कि सितंबर महीने से शुरुआत इसकी हो सकती है। इसे क्या लाभ होने वाला है, इसका विरोध क्यों भारतीय जनता पार्टी पहले कर रही थी, जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जानी चाहिए, जबकि अगर जनगणना होगी और जातिगत जनगणना भी होती है तो कहीं ना कहीं जो योजनाएं अभी बनी है वो सही तरीके से आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी उन योजनाओं का लाभ उस वर्ग को भी मिलेगा जिसको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, 65 साल तक उनकी सरकार थी, उन लोगों ने उस दरमियान कभी भी जातिगत जनगणना की बात नहीं की। परंतु जब विदेशी फंडिंग के आधार पर चाइना और पाकिस्तान के एजेंटों के रूप में यह विपक्ष, अमेरिका के दलालों के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में उनके फंडिंग से आज पूरे भारत के अंदर विपक्ष काम कर रहा है, तब भारत को बांटने का, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से जातियों के आधार पर सनातनी हिंदुओं को या भारतीयों को बांट दिया था, वही काम आज विपक्ष कर रहा है। आपने देखा कई बार राहुल गांधी जब भारत से बाहर जाते हैं तो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनका अंदेशा भारत को तोड़ने का है। इसलिए भारत में 65 साल जिनकी सरकार थी वो जनगणना करते रहते थे और जनगणना के आधार पर समय अनुसार जनगणना होनी चाहिए और सरकारें करती रहती हैं। केंद्र सरकार भी उस जातिगत जनगणना का निरस्त करते हुए हाँ, भारत की जनगणना होना चाहिए, क्योंकि आज भारत विश्व के सर्वाधिक मानस में से माना जाता है। चाइना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश माना जाता है, दूसरे नंबर पे हैं। होनी चाहिए और कम से कम इस माध्यम से कम कौन भारत के बाहर के भगोड़े आए हुए हैं वो भी मालूम चल जाएगा। जनगणना तो होगी, परंतु जातियों के आधार पर भारत को तोड़ने के लिए जनगणना के पक्ष में ना हम थे, ना हैं, ना कभी रहेंगे। ठीक है आनंद, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कहा विपक्ष जिस तरह की मांग उठा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इसके आधार पर देश को बांटने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। इसी को आगे मैं बढ़ाना चाहूंगी और जोगेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब देश में जनगणना की बात तो की जा रही है, लेकिन जातिगत जनगणना जिस पर फोकस पहले से बना हुआ है, लोकसभा चुनाव में भी इसको आधार बनाया गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो जातिगत जनगणना हम निश्चित तौर पर कराएंगे। तो क्या वाकई अनिल जी की बात से आप तारुफ रखते हैं, जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से इससे कोई डर बना हुआ है, इसीलिए इसका विरोध भाजपा की तरफ से किया जा रहा है कि जातिगत जनगणना हो लेकिन आर्थिक और सामाजिक आधार पर हो, गरीब तबका जो है उसके आधार पर हो, जातियों के आधार पर ना हो? देखिए, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जनगणना का विरोध नहीं किया है। जनतंत्र में जनगणना एक आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है और ये जनगणना जिन चीज़ों के लिए की जाती है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। अब जहाँ तक विपक्ष उसका कैसा इंटरप्रिटेशन करता है और कैसा उसका लाभ लेने का प्रयास करता है, ये तो उनकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन कोई पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही है। जनगणना में जाति, धर्म और सभी का कॉलम रहता है और वो उसको आज से नहीं, जनगणना डिपार्टमेंट शुरू से ही
स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम हो सकता है उसको इसलिए वो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट कवर करता है ताकि उसके अकॉर्डिंग जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके यदि विपक्ष देश में या कहीं पर इस तरह का माहौल क्रिएट करता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जनता परिपक्व है, मैच्योर्ड है, वो समझती है और सरकार और पार्टी कोई भी विरोध जनगणना का नहीं कर रही। देखिए, जनगणना का विरोध तो नहीं किया जा रहा, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से मसले हमने देखे हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, कांग्रेस ने इस बार जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर मुद्दा जो पुरजोर तरीके से उठाया, समाजवादी पार्टी ने भी उनका साथ दिया, आम आदमी पार्टी ने भी उनका साथ दिया। देखिए, इंडिया ब्लॉक के समर्थन तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो मेन फोकस रहा वो जातिगत जनगणना ही रहा। तो इससे विपक्ष को क्या फायदा होने वाला है? विपक्ष को देखिए, इससे कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन वो केवल एक संदेहास्पद माहौल क्रिएट करना ही उनका उद्देश्य है अभी वर्तमान में। इसका पीछे रीजन ये है कि चूंकि उन्होंने काफी लंबा कांग्रेस यदि जातिवाद की बात करती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। समाजवादी पार्टी या अन्य कोई पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां क्षेत्र के उसपे, जाति के उसपे बात करते हैं तो वो इसीलिए कर रहे थे या बनी क्योंकि वो बेसिकली कांग्रेस से ही त्रस्त थी। और आज यदि कांग्रेस उसी स्ट्रेटेजी को लाकर जातिवाद को, क्षेत्रवाद को और धर्म को इस तरह से करना चाह रही है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका विरोध यदि पार्टी, कोई भी पार्टी कर रही है तो वो केवल जनगणना का विरोध नहीं कर रही है, वो केवल ये बताने के लिए है कि जातिगत जनगणना बेस्ड नहीं हो सकता। देश में वृक्षों के, पशु पक्षियों के, सबकी जनगणना होती है। मनुष्य की तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मनुष्य देश में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं वो कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या प्रोफेशन है, क्या करता है, इससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। और अंदर से भयभीत कांग्रेस ही है, वो चाहता है इस तरह से ये कोई भी काम सुचारू रूप से न चले और दिग्भ्रमित हो सरकार और उसका फायदा वो उठाए। ठीक है, देखना होगा कि देखिए जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको अंदर से डर है इसका, क्योंकि जनगणना की जहां बात की जा रही है, इससे पहले जब जनगणना हुई थी तब जो आंकड़े सामने आए थे 121 करोड़ से ज्यादा की आबादी बताई गई थी। अब जनगणना के आंकड़े 2 साल बाद सामने आएंगे, लेकिन क्या इसी के साथ साथ जातिगत जनगणना पर भी फोकस एक बार फिर से बनाया जाएगा विपक्ष की ओर से? हालांकि बीजेपी इसके विरोध में है कि जातिगत जनगणना ना कराई जाए, लेकिन विपक्ष इसको लगातार उठाया गया। इस बार भी देखना होगा कि जनगणना के बहाने क्या फिर से जातिगत जनगणना पर फोकस बनाया जाता है। हमारे बीच एक और मेहमान आ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। आपके साथ मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले राधेश्याम अग्रवाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। इसी पर आपकी एक प्रतिक्रिया, देश में जनगणना भी होने वाली है, सितंबर से जनगणना की शुरुआत होने वाली है ऐसा समझ में आ रहा है और 2 साल बाद इसके आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन इससे सियासी समीकरण आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्या फोकस है जनगणना का और क्या इसके साथ साथ, देश की जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना पर भी एक बार फिर से फोकस बनाया जा सकता है? देखिए, 2 साल बाद ये जनगणना हो रही है और विपक्ष को तो कोई मुद्दा चाहिए। विपक्ष कोई मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो रूटीन में आ रहा है उस हिसाब से जनगणना हो रही है। भाई 2 साल पहले भी जनगणना हुई, तो 2 साल पूर्व जो जनगणना हुई थी उसी हिसाब से इस बार भी की जा रही है। अब उसमें जैसे जब इन्वेस्टिगेशन होता है वो जनगणना दल आते हैं, वो सब चीज़ें पूछते हैं, आपके पिता का नाम, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका गोत्र, जाति, बिरादरी, भारतीय क्या नहीं है, ये सब पूरी जनगणना के ऊपर निर्भर रहता है। तो विपक्ष एक मुद्दा बनाने के लिए वो उसको आगे बढ़ा रहा है और उनको तो ऐसा है कि कोई मुद्दा चाहिए। मुद्दा विहीन राजनीति है। अब जब देश के अंदर एक पार्टी एक छत्र राज कर रही हो, एक अच्छा प्रशासन चल रहा है, तो जातिगत जनगणना का मुद्दा लेना मैं उसको बेबुनियाद मानता हूँ।
ठीक है, जातिगत जनगणना का मुद्दा लेना जिस तरह से आपने बताया कि बेबुनियाद तो आप मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। मेरे सहयोगी मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से सितंबर से, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि देश की जो जनगणना है उसकी शुरुआत होने वाली है, और इसी के साथ साथ जातिगत जनगणना पर विशेष फोकस सभी का बना हुआ है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा कई बार कि विपक्ष इसके समर्थन में है, तो जो सत्ता पक्ष है वो इसका विरोध कर रहा है। सत्ता पक्ष को इससे दिक्कत क्या है? कहीं ना कहीं इससे जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, अगर जातिगत जनगणना कराई जाती है तो वो और ज्यादा क्लियर होगी। जिस वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, उस वर्ग को भी लाभ मिलेगा। फिर इसको लेकर जो विरोध के सुर उठ रहे हैं उसे किस तरह से आप देख रहे हैं, और सियासी समीकरण आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए ऋषिका, यहाँ तक जनगणना की बात है तो जनगणना तो कंपलसरी होनी ही चाहिए। और देखिए, इससे जो भोरी भोरा आंकड़ा लगाया जाता है, इससे नीति नियम बनते हैं, इससे योजनाएं बनती है, और देश की जनता के सामने एक पुख्ता डेटा होता है कि दरअसल हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। उसके आधार पर हम आगे की रणनीति बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और योजनाओं के माध्यम से हम जनता का भला करते हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो कि संविधान से कमिटमेंट किया हुआ है। लेकिन अगर कास्ट सेंसस की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों के ज़माने से कास्ट सेंसस चली आ रही है। 1881 में पहली बार कास्ट सेंसस हुई। कास्ट सेंसस उसके बाद में 1941 तक चली। 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना हुई। 1941 में भी हुई, लेकिन उसके जो आंकड़े थे, जो डेटा था, वो जारी नहीं किया गया है। उसके बाद में जब आज़ाद भारत में साल 1951 में जनगणना कराई गई, उस वक्त से हमारे जो संविधान के निर्माता थे और जो देश के निर्माता थे, उन्होंने ये एक विचार लगाया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश के विकास में और एक समाज को बांटने का एक काम करेगी। तो ये विचार डॉक्टर अम्बेडकर का भी है, जिनको और इसके अलावा पटेल का भी यही विचार रहा है, कमोबस नेहरू का भी यही विचार रहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। लेकिन अब कांग्रेस फिर से ये मांग कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को सोचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी कभी भी कास्ट सेंसस के विरोध में नहीं रही। अगर ऐसा होता तो बिहार में उसका समर्थन नहीं करती, क्योंकि बिहार सरकार ने जब कास्ट सेंसस कराया तो बीजेपी ने उसका समर्थन किया था, और सदन में जब वो आरक्षण बिल लेकर आई थी बिहार सरकार, तब भी बीजेपी ने उसका समर्थन किया था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजेपी कभी जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है। हाँ, केंद्रीय जो उसका नेतृत्व है वो इसके बारे में कुछ न कुछ तो सोच रहा होगा। जब सितंबर में जब इसकी जनगणना शुरू हो जाएगी तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए बनाएगा नीति। लेकिन अगर बीजेपी इसके विरोध में नहीं है मनीष, तो फिर इसको बार बार डाइवर्ट क्यों कर दिया जाता है? हमने देखा जब भी जातिगत जनगणना की बात आती है, हालांकि जैसे आपने कहा कि पहले भी कराई गई है, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। लेकिन जब भी जातिगत जनगणना को लेकर बात आती है तो बीजेपी इसे गरीबी, आर्थिक, सामाजिक इन मुद्दों पर डाइवर्ट कर देती है। हमने लास्ट टाइम भी देखा 2023 में भी जब इसको लेकर मांग उठी, विधानसभा चुनाव होने वाले थे, राम मंदिर का निर्माण होने वाला था, उस समय भी इस पूरे मुद्दे को उठाकर लाल कृष्ण आडवाणी से जोड़ा गया, राम मंदिर से जोड़ दिया गया, यानी पूरा फोकस जो है वो इस पर लेकर आ गई। देखिए ऋषिका, ये पॉलिटिकल स्टैंड है कांग्रेस का। अगर कांग्रेस को लगता है कि वो नेहरू की विचारधारा पर है, तो नेहरू ने या अंबेडकर ने या पटेल ने क्यों इसको कंपलसरी कर दिया गया कि भाई कास्ट सेंसस जरूरी है? अगर ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं होता तो कांग्रेस, मुझे लगता है कि चुनाव जीतने में या इतनी ज़्यादा सीटें लाने में कामयाब नहीं होती। वो पॉलिटिकल स्टैंड खेलती है। अगर कांग्रेस सत्ता में भी आ गई, केंद्र में भी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कास्ट सेंसस कराएगी, क्योंकि अगर ये उनकी नीति नियम में होता, जैसा कि अनिल मूलचंदानी ने कहा कि 67 साल उनकी सरकार रही, वो पहले भी नीति बना सकती थी, पहले भी कास्ट सेंसस बना सकती थी। 1951 में पहली जनगणना ही उन्होंने कराई है, तो वो तब भी इसको कंपलसरी कर सकती थी, एक्ट ही बना देती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 1881 से लेकर के 1941 तक की जो कास्ट सेंसस हुई है और उसका डेटा जारी हुए हैं, लेकिन 1941 में जो हुई उसके नहीं हुए हैं। 1931 तक के जो डेटा है वो जारी होते थे। तो मैं फिर वही दोहराऊंगा कि बीजेपी कास्ट सेंसस के विरोध में नहीं है। ठीक है मनीष, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका विरोध नहीं, लेकिन इसको लेकर जब बात हुई है तब बीजेपी का इसके विरोध में ही जो भी टिप्पणियां हैं वो सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर पहले भी बोल चुके हैं, बाद में भी बीजेपी की ओर से तमाम जो बयान है वो सामने आए हैं। देवदत्त जी, इस पर एक प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी, कैसे आप देख रहे हैं? एक तो देश की जनगणना, क्योंकि ये बातें अब सामने आ रही है कि सितंबर से देश की जनगणना कराई जानी है। दूसरा, इसके साथ साथ जातिगत जनगणना को लेकर, क्योंकि पहले से भी फोकस बना हुआ है, तो एक बार फिर से अब ये मुद्दा उठेगा कि जातिगत जनगणना भी कराई जानी चाहिए। नियम योजनाएं हर वर्ग के लिए हैं और उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर हो जाएंगी, अगर पता चल जाएगा कितनी आबादी है, तो फिर उस हिसाब से नीति नियम बनने लगेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, देश में वोट जो समस्या समाधान के लिए बना था, वोट बहुत बड़ी समस्या हो गई है। राजनीतिक दल कोई धार्मिक आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, कोई जाति के आधार पर थोक में वोट चाहता है, क्योंकि वैसे तो विकास के नाम पर, कर्मठता के नाम पर बहुत वोट डिवाइड होते हैं, लेकिन एक मुश्त वोट चाहिए तो या तो जाति की हवा दे दो या धर्म की हवा दे दो।
मुझे लगता है कि यदि वोट ना होती देश में तो फिर जो जनगणना होती वो ये होती कि कितने सज्जन निवास करते हैं देश में, कितने दुर्जन निवास करते हैं, कितने अमीर निवास करते हैं, कितने गरीब निवास करते हैं, कितने योग्य निवास करते हैं, कितने अयोग्य निवास करते हैं, कितने नास्तिक हैं, कितने आस्तिक हैं, कौन सत्य प्रेम करुणा का उपासक है और कौन हिंसा घृणा और नफरत का पक्षधर है। इस आधार पर जनगणना होती, क्योंकि आप जब अपने लिए किसी छोटा सा चयन करते हैं, मान लो आप ड्राइवर ही चयन करते हैं अपने लिए, तो आप फिर जाति नहीं देखते, आप उसकी सज्जनता देखते हैं, उसकी कौशल देखते हैं कि वो सही चला लेता है। तो जब देश के लिए ज़रूरत है तो फिर क्यों जाति के आधार पर, क्यों धर्म के आधार पर? मुझे लगता है राजनीतिक दलों ने जो वोट का जरिया बना लिया है इन सब चीज़ों को, ये समाप्त होना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी समझ जाना चाहिए। जिस दिन वे विपक्ष जो इस पर आरोप लगा रहा है जातिगत जनगणना का, जब बीजेपी विरोध करती है तो उनका ये कहना होता है कि केंद्र इसका विरोध इसलिए कर रही है, एक तो आरक्षण का वो बीच में ले आते हैं, दूसरा वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो बीजेपी का, अगर जातिगत जनगणना होती है तो बीजेपी का वोट बैंक इससे घट जाएगा, इसलिए बार बार विरोध किया जा रहा है। बीजेपी SC ST OBC का सपोर्ट नहीं करना चाहती। देखिए, ये साधु संत कोई नहीं है, ये साधु संतों की टोली नहीं है, ये राजनीति में साम दाम दंड भेद से आए दोनों गठबंधन। क्या ये राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं? क्या जाति की बात ये किसके लिए कर रहा है? ये भी जाति के लिए, वोट के लिए और सत्ता के लिए कर रहे हैं, और बीजेपी भी जो कर रही है वो सत्ता के लिए कर रही। मैं वही कह रहा हूँ कि यदि वोट समस्या समाधान के लिए बना था स्वतंत्र भारत में, लेकिन वोट एक समस्या हो गई है, उसके कारण पर कोई सही बात करना नहीं चाहता, सही दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहता, अन्यथा योग्यता अयोग्यता के आधार पर चयन होना चाहिए, गरीबी अमीरी के आधार पर चयन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस देश का कौशल इसी धर्म और जाति के नाम पर उसको पीछे धकेला जा रहा है। उस कौशल को आगे तब लाएंगे जब आपकी निष्पक्ष दृष्टि हो, जब प्रिय हित लाभ की दृष्टि ना आपकी हो, आपकी समानता की दृष्टि हो, आपका एक उद्देश्य हो कि हम देश को, समाज को निर्माण के लिए जो भी काम करेंगे, जो भी मुद्दे उठाएंगे वो वैसे ही उठाएंगे जैसे हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए चयन करते हैं, वैसे ही हम देश के लिए मुद्दों का चयन करेंगे, तब जाकर ये निष्पक्ष दृष्टि आएगी। अन्यथा आपने देखा है जाति के आधार पर किस तरह से वोट लेते हैं, सत्ता पाते हैं, कितने दल हुए लेकिन कोई स्थायी नहीं रह पाए, क्योंकि किसी को कुछ नहीं, केवल सत्ता पाना है। मायावती दलितों के नाम पर मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, लेकिन खुद के जन्मदिन पे 1000 के नोट तब चलते थे, उनकी माला हीरा मोती सोने चांदी सब पहनती, लेकिन क्या दलित वर्ग का उद्धार हुआ? क्या नहीं हुआ। तो ये सब जो बात करते हैं, जो जाति की करे, धर्म की करे, ये अकर्मण्य है, इनके पास कर्मठता नहीं है, इनके पास पौरसता नहीं है, इनके पास वो जज्बा नहीं है, वो सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए बहाने खोजते हैं। अन्यथा सत्ता रहे ना रहे, हम पद पे रहे ना रहे, चुनाव जीते या ना जीते, हम वही बात करेंगे जो समाज के लिए हो, देश के लिए हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवदत्त जी, बात भी वही होनी चाहिए, मुद्दे भी चुनाव में वही होने चाहिए जो समाज हित में और देश हित में हो। लेकिन अनिल बुलचंदानी जी, अगर यहाँ पर अब ये सिचुएशन आती है, क्योंकि जनगणना कराने की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं सितंबर से जनगणना शुरू होने वाली है, लेकिन अगर जातिगत जनगणना की बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास फिर उसकी काट क्या है? क्योंकि कहे ना कहे, लेकिन अगर जातिगत जनगणना की बात होती है तो बीजेपी इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। आरएसएस ने भी कई बार ऐसा कहा है, वो पहले भी साल 2015 की भी अगर हम बात करें तो मोहन भागवत जी का भी एक बयान सामने आता है, उन्होंने कहा था कि विपक्ष जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है, यानी जब जब जातिगत जनगणना की बात हुई है बीजेपी ने इसका विरोध तो किया है। अगर अब ये सिचुएशन आती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास इसका क्या काट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जाति की राजनीति की ही नहीं है। कांग्रेस की जो दुर्गति आज वर्तमान में है, ऐसी दुर्गति 65 साल में देखी नहीं गई। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि उनका भारत से लगाव नहीं है, इटालियन खून अपना असर दिखा रहा है। महात्मा गांधी की बात करने वाले, नेहरू की बात करने वाले, उनकी किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके बनाए हुए कानून और नियमों को किस प्रकार से तार तार कर रहे हैं, और कांग्रेस के भारत में बैठे हर नेता मजबूर और लाचार बनकर ऐसी अवस्था में बैठे हैं कि मां बेटे के गुलाम बनकर राजनीति कर रहे हैं। जिस कांग्रेस ने कभी जाति की राजनीति नहीं की, उसको टुकड़ों में विभाजित करने का काम इटालियन मैम के नेतृत्व में पहले हुआ, फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे ही हाथ आया तो पाकिस्तान और चाइना के गुप्त एजेंडे को भारत के अंदर लागू करने का काम राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो एक भी राहुल गांधी की जातिगत जनगणना से मानसिक रूप से सहमत नहीं है।
परंतु उनकी लाचारी, उनकी व्यवस्था ऐसी है कि उनको राजनीति का एक ऐसा नशा सवार हो गया है कि उस नशे के बिना वो जी नहीं पाते हैं। इसलिए विडंबनावश वो राजनेता बने बैठे हैं, केवल इसलिए कि कहीं विधायक बना रहा हूं, कहीं सांसद बना रहा हूं, और जानते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस का विनाश कर रहे हैं, देश का विनाश करना चाहते हैं और जातियों के आधार पर इस देश को अंदर लड़ाई झगड़े कराने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज तक इस देश के अंदर जब भी दंगे हुए हैं, वो दंगे करवाने का काम, जातियों के आधार पर लड़ाने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस अपने नेताओं के माध्यम से आपने छतरपुर की घटना देखी। अब आप देखिए, अगर बांग्लादेश के अंदर जो दुर्घटना हुई और कांग्रेस के प्रत्येक नेता के जबान पर यह बात आ गई कि किसी न किसी दिन भारत में ये हो सकता है, अर्थात ये अलगाववादी, देश को तोड़ने का काम करने वाली राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं। ये सब इस देश की जनता जानती है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी जानते हैं। परंतु मैं वही कह रहा हूं कि इनकी विडंबना है कि ये देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े हुए हैं और आखिर ये जातिगत जनगणना की बात क्यों करते हैं, भारत के विकास की बात क्यों नहीं करते, सशक्त भारत की बात क्यों नहीं करते? बात नहीं करती है, बीजेपी भी तो जाति की बात करती है। कई बार मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की जो जाति है उसको उठाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी तो जाति की राजनीति करती नजर आई है। देखिए, मुसलमानों के अंदर एक जो संप्रदाय विशेष एक ग्रुप है, उसके साथ शोषण हुआ है। आज वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया, वक्फ बनाया गया था गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए। कितने गरीब मुसलमानों का कल्याण हुआ? केवल उन मुस्लिम नेताओं का कल्याण हुआ जिन्होंने वक्फ के नाम पर अपने बच्चों की संपत्ति बनाई, अपने बच्चों को विदेश भेजने का काम किया। एक भी गरीब मुसलमान के पास आज अपना घर नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए अशिक्षित हुए पड़े हैं। और वही अशिक्षित मुसलमान जो पहले कश्मीर में पत्थर उठाता था, अब छतरपुर में पत्थर उठाने गया। और हुआ क्या? एक नेता जिसको कांग्रेस की नेतागिरी करनी थी, उसका तो मकान टूट गया, परंतु 100 जो युवा अशिक्षित थे, जिनके पास अकल की कमी थी, कांग्रेस ने जिनको पढ़ने नहीं दिया, आखिर वो ऐसे ही जेल गए हैं और सजा भुगत रहे हैं। कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी मुसलमानों का हित हो, इस देश का मुसलमान शिक्षित हो। इसलिए कांग्रेस के ऊपर पूरा भारत का मुसलमान भी अब भरोसा नहीं करता। वो सपा में बटा, वो बसपा में बटा, वो दूसरे राजनीतिक दलों के पास गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कांग्रेस किसी की सगी नहीं है। ठीक है, अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ पर जो बात हो रही है, बीजेपी को लेकर बात हो रही है, विपक्ष को लेकर बात हो रही है। अब लगातार इस पर चर्चा है कि अगर जनगणना के साथ साथ जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो फिर से उठाया गया, अगर इसको वापस से सेंटर ऑफ फोकस बनाया गया, तो इसके बाद अब क्या परिस्थितियां होने वाली हैं? जोगेश जी, देखिए जिस तरह से जातियों को लेकर बात की जा रही, जातिगत जनगणना के लेकर बात की जा रही, देश में अगर जनगणना होगी तो कहीं ना कहीं जो नीति नियम की हम बात कर रहे हैं वो उस पर तो फोकस होगा ही, लेकिन अगर जातिगत जनगणना की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, विपक्ष को इससे किस तरह का लाभ मिलने वाला है? चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष की तरफ से इसकी मांग क्यों बार बार उठाई जा रही है? देखिए, जनगणना जो है ये बिल्कुल आवश्यक चीज है और ये जनतंत्र में होता ही है। जनगणना स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आज़ादी के से बना हुआ है, देश जब से आज़ाद हुआ है, लेकिन विपक्ष को जातिगत उसमें जो बांटना चाहता है, ये खुद पहले अपना इतिहास देखे, कांग्रेस अपना हिस्ट्री देखे, या जो इनके नीति निर्धारक लोग रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज ये कॉन्सेप्ट किसका था? कांग्रेस की थी। आज जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है, अगर उनकी जाति पूछेंगे वो क्या बताएंगे? श्रीमान राहुल गांधी जी स्वयं क्या बताएंगे वो किस जाति के? इन्हीं सब चीजों को, जो चीज पर्दे में ढकी हुई है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विपक्ष जातिगत जनगणना की बात तो कर रहा है, लेकिन जब राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी जाती है तो हंगामा हो जाता है। और देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता अलग अलग धर्म के हैं, अगर उनसे जाति पूछी जाएगी तो फिर क्या करेगा विपक्ष? देखिए ऋषिका जी, व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जो मनुष्य है, हम सभी लोग, भारत के लोग, सबको मानव जो है उनको मनुष्य ही समझते हैं, चाहे वो किसी भी देश से यहाँ आके नागरिकता लेके रह रहा है। लेकिन कम से कम देश जब विकास की ओर जा रहा है तो वो अनावश्यक रूप से उन गड़े मुर्दों को खुद ही उखाड़ रहा है, जो कि बाद में उन्हीं को उसके दूरगामी। नहीं, लेकिन अगर विपक्ष इसकी मांग कर रहा है और अगर ऐसी स्थिति सामने आ जाती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं सर जिसके माता पिता अलग अलग धर्म के हैं, तो उनकी जाति फिर आप क्या पूछोगे? उसके लिए क्या विकल्प है विपक्ष के पास?
इसीलिए मैं बोला जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जो इंस्टीट्यूशन की बात राहुल गांधी जी कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, वही इंस्टीट्यूशन तो जनगणना डिपार्टमेंट है। उसमें जो कॉलम बने हुए हैं उसमें जहाँ पर जाति का मसला रहेगा वहाँ पे उसको फिलअप किया जाएगा। केवल उसको इसलिए फोकस कर देना कि देश में एक तरह की अस्थिरता पैदा हो जाए, लोग कॉन्शियस हो जाए भावनात्मक रूप से। जाति हमारा देश महान ऋषि मुनियों का भी रहा है और अभी भी मैं कहता हूँ कि अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं। कबीरदास जी ने क्या कहा है, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। उसके पीछे कुछ लॉजिक है। जाति को इस तरह से कोई अपने आप को ऊंची और नीची जात को ना बताए, उसको खत्म करने के लिए जाति का मसला ही हटाना पड़ेगा। लेकिन यदि जाति का कॉलम उसमें जनगणना में आता है, उसके लिए इतना फोकस करना, राहुल गांधी जी अगर ये चाहते हैं कि देश फिर से अस्थिरता में चला जाए, फिर वो कहे कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, इसके लिए देश अस्थिर होने वाला नहीं है। भारत मैच्योर्ड हो चुका है और ये उनकी स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन राधेश्याम अग्रवाल जी, अब यहाँ पर जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से बात की जा रही है, अब देश में जनगणना तो शुरू होने वाली है, लेकिन जातिगत जनगणना की बात भी की जा रही है। अब बिहार की अगर बात कर ले, नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना के समर्थन में है, केंद्र नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो, तो अब यहाँ पर कैसे स्ट्रैटेजी बैठाई जाएगी, कैसे केंद्र यहाँ पर रणनीति बैठाएगा? मेरा मानना है कि इसके पहले भी जनगणना होती आई है। जो जनगणना जिस हिसाब से होती आ रही है उसी हिसाब से होते रहनी चाहिए। क्यों वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित होने दे रहे हैं? कि चंद वोट बैंक के ऊपर जो विपक्ष के लोग बैठे हैं और पिछले आप देख रहे हैं 2047 का भारत नरेंद्र मोदी की निगाह में है कि इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। उस विकास में लोगों को सहयोग करना चाहिए। जाति और उनको लेके आगे, जैसे अब देखिए छतरपुर में कितना बड़ा मामला हो गया। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और हमारे बांग्लादेश में जो हुआ है, और आप इस तरह विचार करते हैं कि ये भारत में भी हो जाएगा, इस तरह कुविचार को पैदा करते हैं। ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए मेरा कहना। और जो जातिगत की बात कर रहा है, मैं नहीं मानता कि जातिगत पे जनगणना होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था बिहार की और केंद्र की साठगांठ को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार वो ये चाह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो। उन्होंने ये कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, खासकर बिहार में, लेकिन केंद्र तो इसके समर्थन में नहीं है ना सर? नहीं, केंद्र नहीं है, पर बिहार का अपना मामला है। हाँ। अब ये बिहार और केंद्र की राजनीति का आपस में अंडरस्टूड है, इसलिए उन्होंने उसको अभी सहमति दे दी। ठीक है। हाँ। ठीक है राधेश्याम जी। मनीष जी, इस पर एक टिप्पणी मैं आपकी भी चाहूंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके पहले भी, गठबंधन से पहले भी वो इसकी मांग उठाते रहे हैं और गठबंधन के बाद भी उनका कहना यही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर इस तरह की स्थितियां सामने आती हैं बीजेपी के सामने, क्योंकि केंद्र इसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है, लगातार ये कहा जा रहा है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, फिर क्या परिस्थितियां होंगी और राज्यों की क्या परिस्थितियां होने वाली हैं अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो? देखिए, जातिगत जनगणना अगर होती है तो जो SC/ST संशोधन बिल जो 1948 में बना था, जो एक्ट, मुझे लगता है उसमें संशोधन होगा। जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा तो उसमें जातियों का कॉलम नहीं होगा। जातियों का कॉलम रखने के लिए उसमें जो 1948 में जो एक्ट बना था उसमें संशोधन होगा। अब देखिए, हम अगर OBC की बात करें तो OBC का जो फिलहाल का डेटा है वो 2600 से अधिक जातियों में बटा हुआ है। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो 1200 से अधिक जातियों में SC वर्ग बटा हुआ है। ST की अगर हम बात करें तो करीब 700 से अधिक जातियों में ST वर्ग बटा हुआ है। अब इन तीनों का कास्ट सेंसस होता है तो जो 1948 में बिल लाया गया, एक्ट लाया गया, उसमें संशोधन करेगा। दूसरी बात, अगर स्टेटों की अगर है तो अधिकतर राज्य सरकारें इसके समर्थन में है, क्योंकि राज्यों को लगता है कि अगर हम कोई कल्याणकारी योजना बनाएंगे तो हमारे पास में पुख्ता डेटा तो होना चाहिए। मैं 1992 में आपको ले जाना चाहूँगा, जब मंडल कमीशन आया था तो पूरे दस्तावेजों के साथ में आया था, पूरा दस्तावेज उनके पास में थे, पूरे आंकड़े उनके पास थे, और उन्होंने आधार भी अगर बनाया था तो 1931 वाला जो कास्ट सेंसस था उसको बनाया था। उसके आधार पर उन्होंने आरक्षण लेके आए तो OBC के वर्ग के लोगों के लिए कि OBC का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए, और उसी के आधार पर रिजर्वेशन OBC का पहली बार अस्तित्व में आया। तो ऐसा राज्यों की सरकारों को भी लगता है कि अगर हमको कास्ट सेंसस कराना है तो हमको जन कल्याणकारी योजना बनाना है तो कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार इसके विरोध में नहीं है। अगर हम बिहार राज्य की अगर बात करें तो जब राजद और RJD की वहाँ पर गठबंधन हुआ था
लालू प्रसाद की पार्टी का। तो दोनों ही पार्टियों ने मिलकर के ये काम किया। सबसे पहले उन्होंने देश में उदाहरण पेश किया। उदाहरण पेश करने के बाद में उन्होंने केंद्र को भी एक संकेत दिया कि अगर हम कास्ट सेंसस कराते हैं तो किसी भी तरीका का कोई अस्थिरता नहीं फैलेगी, कोई प्रतिरोध नहीं होगा, न केंद्र के बीच में और न स्टेट के बीच में। स्टेट और सेंट्रल के जो रिलेशनशिप है वो सेम बने रहेंगे, कोई गतिरोध नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो राष्ट्रीय नीतियां हैं वो बनेगी, जो जातियां पिछड़ गई है और जिनके लिए योजना बनाने की ज़रूरत है या उनको और मुख्य धारा लाने की ज़रूरत है, तो उनके लिए तो कास्ट सेंसस बहुत ज़रूरी है ना। जब तक हम ये पता नहीं लगाएंगे कि एससी के लोगों की जनसंख्या कितनी है तो हम एससी के लोगों के लिए क्या नीतियां बनाएंगे। अगर हमको ये पता नहीं होगा कि एसटी के वर्ग के लोगों की और उनमें भी जो जातियां हैं उनमें उनकी जनसंख्या कितनी है, कौन कितना पिछड़ा हुआ है, कौन कितना नहीं पिछड़ा हुआ है, तो हम उनके लिए भी नियम नीतियाँ नहीं बना पाएंगे, उनके लिए भी कोई योजना नहीं बना पाएंगे। सेम इसी आधार पर अगर हम देखें कि सवर्ण की भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि एससी एसटी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बात की है कि मध्य प्रदेश में जो जातियां एससी में आती है, अगर हम बिहार में चले जाएं तो वो जातियां ओबीसी में चली जाती है, राजस्थान में चली जाएं तो जनरल कैटेगरी में चली जाती है। तो उन्होंने कहा कि ऑल ओवर इसकी ज़रूरत है, कास्ट सेंसस की ऑल ओवर ज़रूरत है, ना कि सिर्फ एसटी या ओबीसी की, बल्कि सभी की जातियों की पहचान होनी चाहिए, सभी की जातियों का डेटा होना चाहिए और इसके आधार पर आगे की रणनीति बने। इसके आधार पर कहीं ना कहीं विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि अगर कास्ट सेंसस होता है तो उसके आधार पर जो नीतियां और जो योजनाएं बनाई जा रही है, जिसका हमने शुरुआत में भी जिक्र किया था मनीष, कि अगर इस तरह की कास्ट सेंसस हो जाता है तो जो नीति नियम योजनाएं अभी बनाई जा रही है वो और बेहतर तरीके से संचालित की जा सकेंगी। देवदत्त दुबे जी, आपके पास मैं आ रही हूँ, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी इस पूरी परिचर्चा पर। कास्ट सेंसस को लेकर जैसे कि अभी मनीष जी ने समझाया कि क्या आंकड़े हैं और किस तरह से अगर कास्ट सेंसस होता है तो कहां पर राज्य कितना फोकस करना चाह रहा है, राज्य और केंद्र के बीच में अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार का जैसे कि हमने उदाहरण पर बात की है कि वो उसके समर्थन में है, केंद्र उसके समर्थन में नहीं, अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो फिर क्या कुछ देखने को मिलेगा। और कास्ट सेंसस क्योंकि अभी फिलहाल में जरूरी माना जा रहा है, राज्य की अगर हम बात करें तो कास्ट सेंसस होता है तो नीति नियम बनाने में आसानी होगी, राज्यों का भी ये मानना है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जब टिकट देने के लिए बायोडाटा लेता है तो वो पूछता है आपके क्षेत्र में जाति की जनसंख्या कितनी है। हाँ। तो ये राजनीतिक दल यदि किसी प्रकार की बात करते हो बेईमानी है, ये केवल जीतने के लिए, चुनाव सत्ता पाने के लिए, और जो भी करता है वो जाति के आधार पर ही निर्णय करता है। जाति के आधार पर पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जाति के आधार पर बनाते कि हम लगातार ओबीसी दे रहे हैं, कहीं कुछ ये पिछड़े वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, कोई अगड़े की कर रहा है। तो ये इससे मकड़ जाल से बाहर निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इनका अंतरात्मा गवाह नहीं देती कि हम यदि जाति और धर्म की बात नहीं करेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और जिस तरह से राज्यों में परिस्थितियां बन रही हैं, अभी बिहार में मामला आएगा कुछ दिन में सामने, और राज्य भी मांग उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको यदि राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए तो हो जाए जनगणना, क्या है उसमें, बस ये कि एक जो विभाजनकारी चीज़ें होती हैं वो इसमें सक्रिय हो जाती हैं। फिर वो वोट के लिए तो कम, देश में जो गृह युद्ध जैसी जो स्थिति बनती है कि फिर जाति, पहले भी कैसे कबीले लड़ते थे आपस में, फिर वो सब एक हुए, सब वही परिस्थिति फिर बनेगी। मुझे लगता है कि मानव, श्रेष्ठ मानव और दानव, इन सब में तुलना हो जाए, इन सब के आधार पर वर्गीकरण हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जाति तो ना कबीर ने पूछी, ना रहीम ने पूछी, ना किसी संत ने पूछी। आज यदि उनकी बात करते, महात्मा गांधी भी जाति की बात को नहीं मानते थे। जितने भी महापुरुष हुए वो जाति के नहीं, वो केवल और केवल मनुष्य का स्वभाव, उसकी अंतरात्मा, वो किस कैटेगरी का, ये सब देखते थे। उसी के आधार पर यदि काम हो तो मुझे लगता है समाज और देश का भला होगा। अन्यथा तो ये रसातल के जाने की ओर है। वोट जो समस्या बन गई है उसके पीछे यदि नेता भागते रहे तो एक दिन खुद समस्या हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवदत्त जी। कहीं ना कहीं जिस तरह से जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ पर मुद्दे उठाए जा रहे थे, जो इसके समर्थन में है उनका ये कहना है कि अगर राज्यों में जाति का पता चलेगा कि कितना आंकड़ा है तो बेहतर तरीके से जो योजना है वो संचालित की जा सकेंगी। लेकिन जो इसके विरोध में है वो ये कह रहे हैं कि जाति के नाम पर देश को बांटने के जो काम है वो किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि देश में सितंबर महीने से जनगणना जो है उसकी शुरुआत हो सकती है, लेकिन चर्चा इसी पर आज हमने 20 बहस में की कि क्या जातिगत जनगणना पर फिर से फोकस रहेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या परिस्थितियां राज्यों में और केंद्र सरकार के बीच देखने को मिलने वाली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या राजनीति अब देखने को मिलेगी, इसके पीछे क्या रणनीति देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम बीच बहस में इतना ही। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के लिए साथ, तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।